जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। देखिए बच्चों, एक डर का माहौल बन गया है बच्चों के बीच में। जो बच्चा 90 प्लस लाया है एनटीपीसी सीबीटी 1 में, वो सीबीटी 2 में डर रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। और इस वजह से सभी बच्चों के अंदर जिनका आगे एग्जाम है, चाहे वो मेरे भाई 2, 3, 5 लेवल के हो, चाहे वो ग्रुप डी के हो, उनके दिमाग में बैठ गया है कि यार हमारा क्या होगा। परंतु बच्चों, आप एक छोटी सी बात बताइए, ऐसा तो नहीं है कि सभी बच्चे फेल होने वाले हैं भाई साहब, कुछ पास भी होंगे। तो जो पास होंगे उनमें क्या अलग अंतर है, वो क्या अलग करेंगे ऐसा। भाई साहब जो 90 प्लस ला रहा है वो पहले से ही मेरे भाई सब आता है उसे, तभी तो 90 लाया होगा प्री में। बट फिर भी कोई बच्चा पास हो रहा है और कोई फेल। अब ऐसा उसने क्या अलग करा जो पास हो रहा है, वो सभी चीजों को हम इस वीडियो में देखेंगे कि अब देखिए, मैटर ये नहीं रहा कि आपने 90 प्लस लाए हो, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, बट सिलेक्शन जिनका होगा अब उनका होगा जो थोड़ा अलग करेंगे। वो बड़ी बड़ी गलतियां जो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं वो आपको नहीं करनी, वो सारी गलतियां मैं बताऊंगा। देखिए, ये वीडियो जो है एक ऐसी वीडियो रहने वाली है शुरू से लेकर एंड तक। शायद किसी बच्चे की काम की चीजें शुरू में ही मिल जाए, किसी को बीच में मिले और किसी को एंड में, बट इस पूरी वीडियो में इतने पार्टों में इस वीडियो को मैं आपको बताने वाला हूं कि 4-5 पार्ट लेकर आया हूं, जिस इसी एक ही वीडियो में मतलब 4-5 ऐसे हिस्से हैं जहां आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, जिस चीजों में आपकी गलती हो रही है और जिसका आपको फायदा मिलेगा। और जो आप अगर करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है, कुछ नहीं तो आपकी एक सीट पक्का हो जाएगी। अब मेरे भाई वो दिक्कतें क्या है, वो सारी चीजें बात करेंगे। और साथ ही साथ मेरे भाई मैं आपको ये बताऊंगा कि सेफ अटेम्प्ट क्या रह सकता है, कहां बच्चा गलती कर रहा है, क्यों मेरे भाई बच्चे के दिमाग में बढ़िया है 90 क्वेश्चन तो पहले सही थे, इस बार तो 120 ही ठोकना है। भैया फर्स्ट थोड़ी आना, आपको चाहिए बस एक सीट। फर्स्ट नहीं आना, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। बहुत सारे बच्चों से बात करिए, ऐसा नहीं है कि सभी ये कह रहे हैं गुरुजी पेपर खराब गया है, बहुत से ये भी कह रहे हैं अच्छा गया है। यानी वो कौन है जो अच्छा कह रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक समझो, उन्होंने क्या कहा है, क्यों उन्होंने अच्छा कर पाए। और शायद मैंने कुछ वीडियोस पहले भी डाली थी इस तरह की कि आप अगर ये गलती करोगे तो दिक्कत बनेगी, और वो आप में से बहुत बच्चों ने करी है। ठीक है मेरे भाई, देखो सबसे पहली बात, आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ, चीज़ें तो मैं बहुत सारी बताऊँगा, बट एक छोटी सी बात, आप एक बात बताऊँ, आप में से बहुत से बच्चे जिन्होंने लेवल 6 या लेवल 4 का एग्जाम दिया होगा ऐसे होंगे जिन्होंने 90 प्लस लाए हैं तभी लेवल 6 का एग्जाम दे पा रहे हैं। तो उनके अंदर पहले एक एटीट्यूड बन गया कि भाई साहब हम तो 100 में से 90 क्वेश्चन सही करने वाले बच्चे, हम एक अलग ही तूफानी बच्चे हैं, हम तो खा जाएंगे पेपर को। बात ठीक है, पर आप एक चीज़ सोचिए, लेवल 6 है, लेवल 5 है, फिर 4 है, 3 या 2 है। इतने लेवल में सबसे ज़्यादा मुश्किल लेवल कौन सा होना चाहिए, आप खुद सोचो। 6 होना चाहिए भाई, उसकी पोस्ट भी तो सबसे अच्छी है। जब लेवल 6 का एग्जाम देने जाओगे तो भाई साहब पेपर भी टफ आएगा। और साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिए, वो 7 लाख बच्चों को जॉब नहीं देने वाले। 7 लाख से पेपर जरूर करवा रहे हैं, जॉब तो वो 35,000 को देंगे क्योंकि 35,000 ही वैकेंसी है। परंतु इस 35,000 में एक सीट आपकी होनी चाहिए। उसके पीछे का रीजन क्या रहना चाहिए, वो लॉजिक क्या होना चाहिए जिससे आपको एक सीट 100% पक्की हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं सबसे मेन चीज बातों पे बात करूंगा कि भाई कि आप जब एग्जाम देने जाते हो तो जो जो चीजें आपको करनी है, जो आज से ही अपने अंदर इंप्रूव कर लो, उन सभी चीजों को करा तो 100% पहली बात एग्जाम आप क्लियर कर पाओगे। फिर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कि जितने तो भाई 2 दिन 9 और 10 को पेपर हुआ है तो हमें ये तो पता लग गया कि किस किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद और जो सारी चीज़ें भाई सेफ अटेम्प्ट क्या है और सारी चीज़ों पर, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। बट सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ मेरे भाई कि तरीका क्या रहना चाहिए, क्या तरीका रहना चाहिए। ठीक है, क्या तरीका आपका रहना चाहिए। ठीक है, रणनीति लिख देते हैं साफ साफ। ठीक है, रणनीति क्या रहनी चाहिए, ये सबसे आपके लिए जरूरी चीज़ है रणनीति। ठीक है, आ जाइए। देखिए, आप एक छोटी सी बात बताइए, मैंने आपको अगर याद हो, अच्छा सबसे पहले एक बात और बताओ कि मेरे भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप देखोगे कि मेरे भाई मैथ्स में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 35 आते हैं। ठीक है, रीजनिंग में कितने आ रहे हैं मेरे भाई, रीजनिंग में आपके 35 आ रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा साइंस, साइंस की जीएस की अगर बात करें तो जीएस में कितने आते हैं मेरे भाई, जीएस में सारा आया था, जीके जीएस सब कुछ, ये आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरह से आपके 35 35 70 प्लस 50 कितने क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे भाई, 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। यही आपका वो होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं है तो देखो यहाँ पे देख लो, ये लिखा हुआ, देखिए मैथ्स में 35 क्वेश्चन आएंगे, सीबीटी 2 का ये। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, लीजिए, मैथ्स में आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में मेरे भाई 35 आएंगे, और जीएस में मेरे भाई आपके 50 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। अब इसके अलावा आपके दिमाग में आएगा टाइम कितना मिल रहा है, 90 मिनट, कुल 90 मिनट। सारा खेल तो यही है कि सिर्फ 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं।
अब सबसे मेन रणनीति बनेगी कि भाई 90 मिनट में 120 क्वेश्चन किए जा सकते हैं या नहीं, या करें तो फिर कितने क्वेश्चंस करें, और सबसे पहले इन तीनों में से क्या अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हमें क्या अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले अटेम्प्ट क्या करें कि भाई मैथ्स, रीजनिंग, ये सब यहीं पर आपको देखो, आप जब फिल्में देखते होंगे पुराने जमाने में, तो भाई साहब किले के कौन से हिस्से पर सबसे पहले अटैक करेंगे कि वहां से जीत मिल सकती है। भाई साहब एक दरवाजा होता था बहुत ज्यादा तगड़ा सा, वहां से तो आप इसे तोड़कर जाओगे तो अंदर योद्धा भी इतने तगड़े होते थे आपको मार ही देंगे। तो इंसान कोई कमजोर सा रास्ता ढूंढता था जहां से अंदर घुस पाए, और थोड़ा भी वो अंदर घुसता था तो उसे लगता था अब जीत पक्की है क्योंकि अब मैं किले के अंदर हूं। एक चीज तो उसने क्लियर करी कि हाँ अब शायद जीत पक्की है। इसी तरह से ना देखो ये दिमाग है, आप एग्जाम देने बैठे, मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, बच्चा ना जीएस के साथ पेपर को स्टार्ट कर देता है। क्यों? जीएस एक ऐसी चीज है 10 से 15 मिनट में खत्म हो सकती है, परंतु जीएस एक बहुत बड़ा सागर है, एक ऐसा सागर है जिसमें से इतना सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, और पता लग रहा है इतने से कोने में से आपका पूरा पेपर आ गया और इस कोने को ही आपने छोड़ रखा था। आपने बहुत मेहनत करी, पर एक ऐसा सागर, एक ऐसी गर्लफ्रेंड है जो आपको कब धोखा देगी आपको भी नहीं पता लगेगा। ऐसा नहीं है जीएस मत पढ़ो भैया, बिना गर्लफ्रेंड के भी काम नहीं चलता, तो बिना जीएस के भी चलेगा, परंतु पेपर जब देने जाते हो तो सबसे पहले वो चीज करो जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो। सबसे पहले उस चीज को आप सॉल्व करो। कौन सी चीज? आप कहोगे सर मैथ्स, मैथ्स भी सबसे पहले नहीं करनी, सबसे पहले आपको रीजनिंग का हिस्सा उठाना चाहिए। रीजनिंग एक ऐसा हिस्सा होता है जिसका मैक्सिमम पार्ट आप कर सकते हो, बट इस बार रीजनिंग में पजल के 2-3 क्वेश्चन आ रहे थे, 3-4, तो पजल को छोड़ सकते हो। 30 क्वेश्चन तो ऐसे है ना रीजनिंग के कि अगर आप गलत भी कर दोगे, देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इस चीज को ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के कि जिन्हें आप गलत भी करते हो तब भी आपको क्या लगते हैं, मैंने सही किया है। और ये पॉजिटिविटी ना आपको अंदर से इतनी एनर्जी देती है कि आप बहुत मुश्किल क्वेश्चंस को विद इन सेकंड कर पाते हो। तो रीजनिंग करने के पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना सा होता है कि इसको सॉल्व करते समय हर बच्चे को रीजनिंग आती है, ठीक है, और सोल्व करते समय आपका आंसर गलत भी निकल रहा है तब भी आपको पता नहीं चलता, और आपके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि यार मुझे तो पूरा पेपर मैक्सिमम तो हो गया। तो सबसे पहले रीजनिंग का पार्ट करो। आपके पास कितने मिले? 90 मिनट। आप एक बात बताइए, अगर आप रीजनिंग करने बैठते हो तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो 10-10, 15-15 सेकंड में होते हैं, यूं पढ़े होते जा रहे हैं। हाँ एक आधा होता है जो 1-2 मिनट लेता है, पर हाँ अगर 30 क्वेश्चनों में से मैं मोटा मान लूँ 15 क्वेश्चन तो ऐसे आपके पक्का पाएंगे जो आप अगर 20-20 सेकंड में भी करना चाहो, ठीक है, तो मेरे भाई इस हिसाब से 15 क्वेश्चन आप 5 से 6 मिनट में कर सकते हो। 15 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ 5 मिनट में, ठीक है। अभी भी आपके मेरे भाई 25 कितने क्वेश्चन बचे हैं? 20 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। अब इन 20 क्वेश्चनों में से अगले जो बचे हुए मेरे भाई मान लेते हैं 15 क्वेश्चन, अगले 15 क्वेश्चनों को अगर रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आपसे 30 से 50 सेकंड के बीच में सॉल्व हो सकता है, पर मैं आपसे कहता हूँ 1 मिनट ले लो। मरे से मरा अगर आप 1 मिनट लेने लगे तो आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व भी हो गए। 15 क्वेश्चन 15 मिनट तो आपको लगे 20 मिनट। और अगले बच्चे हुए, मैं तो कह रहा हूँ 15 मिनट बहुत ज़्यादा है, 10 ही मिनट मानकर चलो, क्योंकि रीजनिंग कभी ऐसी हो ही नहीं सकती कि मेरे भाई पजल को छोड़कर जो भी आपकी रीजनिंग आई है, जितने बच्चों से मैंने बात करा है, नॉर्मल क्वेश्चन आए जो रीजनिंग में आते हैं, यानी पजल को छोड़कर सभी क्वेश्चन 15 मिनट में 30 क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर आप सही तैयारी करो, क्योंकि रीजनिंग चीज़ ही ऐसी है। अगर आपकी रीजनिंग ऐसी नहीं है तो रीजनिंग के चैप्टर पढ़ना छोड़कर प्रैक्टिस सेट पेपर आज से लगाने शुरू कर दो। रीजनिंग में कोई जरूरत नहीं, आपने बहुत सारे चैप्टर पढ़े हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपने प्रैक्टिस सेट कितने लगाए हैं रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, जबकि उस पूरे बड़े क्वेश्चन को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये क्या रहा है, किस तरह का क्वेश्चन है। जब बहुत सारे आप प्रैक्टिस सेट लगा लो, ग्रुप डी के लगा लो, एनटीपीसी सीवीटी 1 के लगा लो, तो आपको पता होगा कि भाई ये इस क्वेश्चन में यही कहता है हर बार, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना सा करो, प्रैक्टिस सेट लगाने लग जाओ। 10 तो यहाँ से 15 मिनट लग गए आपको, ठीक है। 30 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन 5 हैं। अब वो 5 क्वेश्चन पजल के मान लो, और आप कह रहे हो कि गुरुजी 5 क्वेश्चन एक पजल का मतलब कि क्वेश्चन को 2 मिनट देने पड़ रहे हैं या 1 मिनट। आपको 5 में से ऐसे ये 2 से 3 सीटिंग अरेंजमेंट वाले या कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कर सकता हूं, तो 5 में से सिर्फ आप 2 से 3 ही क्वेश्चन करो, और इन 3 क्वेश्चनों को 2-2 मिनट दे दो, तो 6 मिनट ये हो गए, 15 और 6 21 मिनट में आपका एक पोर्शन क्लियर हो चुका है। हमें सारे क्वेश्चन नहीं करने, परंतु ये तो हो गई रीजनिंग। पर सबसे मेन मुद्दा जो आपको एग्जाम पास और फेल करवाता है
वो क्या है मेरे भाई, जीएस से ज़्यादा जरूरी है मैथ्स, क्योंकि सारा खेल टाइम का भी तो है। ठीक है, जीएस पर आएंगे। सबसे पहले आपको रीजनिंग टच करनी है अगर सच्ची में आपको पास होना है। गलती से भी अगर आपने जीएस का पोर्शन छेड़ दिया तो आपको पास होने से, मतलब फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, आपने जीएस लेकर बैठे, जीएस क्या है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता, उसमें कोई मेहनत थोड़ी करनी है दिमाग से। जो दिमाग में फीड है कि भैया ये अकबर के बेटे का नाम ये था, या फिर इसका नाम ये था, फलाने का ये था, कि भाई सिक्किम का ये हो गया, कोई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया, अब पता है तो ठीक है, नहीं तो भैया गलत। अब 5 से 6 क्वेश्चन अगर ऐसे फंस गए आपके दिमाग के सामने, 7-8 क्वेश्चन ऐसे निकल गए शुरू गई जो आपको नहीं आते, आप क्या करोगे, आप अंदर से टूट जाओगे। चाहे आगे जाके रीजनिंग और मैथ्स कितनी अच्छी क्यों ना हो, जिन्हें आप कर सकते हो, बट आपके दिमाग में क्या बना कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो जीएस का धुरंधर था, गांव मोहल्लों में मेरा नाम था दूर दूर तक कि भैया जीएस के देवता तो यही लड़के हैं, परंतु अब हम जीएस ही नहीं कर पा रहे। चाहे रीजनिंग आप चुटकियों में कर लो, आगे जाके मैथ्स भी, पर आप अंदर से टूट गए। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट किससे करना है, रीजनिंग से, क्योंकि रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चंस हर बच्चा कर पाता है, अंदर से एक पॉजिटिविटी आती है। देखिए ये गेम वो नहीं है किसको कितना आता है, सभी बच्चे 90 प्लस वाले हैं यहाँ पे। कोई भी बच्चा, आप ये सोचो कि भाई सारे बच्चे कमजोर हैं, सभी बच्चे 90 प्लस वाले हैं, कोई भी बच्चा यहाँ कम नंबर वाला नहीं है। पर 90 प्लस लाकर भी अगर आप ये सोच लेते हो कि मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हो पा रहा, तो उसके पीछे लॉजिक है, शायद सही रणनीति नहीं है। ठीक है, अब जरूरत है सही रणनीति की। अब आपका युद्ध बड़े लेवल के प्लेयरों से हो रहा है, बड़े लेवल का एग्जाम हो गया ना, CUT 2 है तो भैया फर्क तो पड़ेगा ही, और ग्रुप डी वालों के लिए भी ये बहुत जरूरी है मेरे भाई, ये सारी रणनीति। आप बस, आपके जो क्वेश्चन है वो कम होंगे, पर तरीका हमेशा पेपर को देने का यही रहना चाहिए। ठीक है, अब आप कहोगे सर चलो जीएस नहीं कर रहे, पहले मैथ्स करते हैं, तो मैथ्स में कैसे करें। मैथ्स आपको ना मेरे भाई, जो मैथ्स होती है ये एक ऐसी चीज है जो बहुत तरीके से करोगे तो आप 100% विजेता बन सकते हो। देखिए सबसे बड़ी मैथ्स में गलती क्या करता है बच्चा, रीजनिंग बच्चा नॉर्मल पढ़ रहा होता है, मैथ्स को ना बहुत दिलो जान से पढ़ता है, और मैथ्स के अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर बनता है, अलग ही घमंड की मैथ्स का विजेता हूं मैं। और खुद सोचो जिसने 90 प्लस किस में लेकर आया है, 90 प्लस अगर वो NTPC में लेकर आया है 90 प्लस जो प्री में, तो उसके अंदर तो अलग ही घमंड होगा। आप गांव मोहल्ले में चले आओ, किसी के 90 आ रहे हो, वो तुम्हें कुछ मानेगा ही नहीं, भाई साहब चीते के 90 आ रहे हैं, तुम में से भी किसी के 90 आए होंगे, तुम्हें क्या लगेगा हमसे बड़ा प्लेयर कौन। और ये घमंड कि भैया CUT 2 में भी अब तो मैं सारा खा जाऊंगा, यही नहीं आना है। क्यों, देखिए वैसे तो मैथ्स का इतना आसान था, मैक्सिमम बच्चे ने जो हमने पढ़ाया तो वो तो आया ही है, बट कुछ बातें बता रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे। जब आप मैथ्स सॉल्व कर रहे होते हो तो आपके सामने दिक्कत क्या आती है, आपका अगर पहला क्वेश्चन टफ आ गया, टफ की आपको पता हो तो सकता है 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, मैथ्स ऐसी चीज़ है, तो छूना ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, टफ आ गया, आप कह रहे हो इस तरह क्वेश्चन मुझे नहीं आते, मत छुओ। तीसरा आ गया, वो भी टफ आ गया, आप क्या सोचोगे यार मेरे को तो पेपर नहीं आता। नहीं, मैथ्स में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता आपको कि जब आप पूरा पेपर पढ़ोगे तो आपको नहीं आता होगा, अगर आप पढ़े लिखे बच्चे हो मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में ना वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, टाइप तो वही रहते हैं। तो आपने दूसरा देखा वो भी टफ था, तो आप क्या करोगे मैथ्स में ना, पहले सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन वो उठाओगे, मैथ्स की बात बता रहा हूँ मैं, मैथ्स में पहले क्वेश्चन 15 वो उठाओगे जो आप सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन 30 सेकंड में, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देखिए बच्चे के लिए क्या है, बच्चे के दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि पेपर टफ आ रहा है, कितना प्रतिशत टफ आ रहा है उस पर वो ध्यान ही नहीं दे रहा। भाई मैथ का पेपर शुरू हुआ, आपने शुरू के 4 क्वेश्चन देखे, आपसे नहीं हुए, तो आपके लिए क्या है वो टफ। आप क्या हो यार बहुत टफ पेपर आया था यार, क्यों, क्योंकि आपकी एनर्जी लो हो गई। अरे भाई साहब आप उन 4 के अलावा आपको पास होना है, आपको फर्स्ट नहीं आना, आपकी कोई एक सीट पक्की हो जाए, और एक सीट कब पक्की हो जाएगी, जब आप उस कट ऑफ में नजर आ जाओगे। जो कट ऑफ मेरे भाई, जो एग्जाम के लिए जो भी कट ऑफ बनेगी उसे कट ऑफ क्लियर करनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले उन 15 क्वेश्चनों पे ध्यान दोगे जो 30-30 सेकंड में हो सकते हैं। आप भी आज के टाइम पे बुक उठा के देख लो, बहुत से क्वेश्चन आप 30 सेकंड में कर देते हो। हर पेपर में 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, कोई सा भी उठा दो, चाहे CGL मेंस उठा लो, चाहे NTPC CUT 2 का उठा लो, चाहे कोई सा भी मैथ का पेपर उठा लो, आज तक दुनिया में 15 क्वेश्चन तो ऐसे देता ही है। अगर 35 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं जो आपके 30-30 सेकंड में हो जाएंगे, यानी 15 क्वेश्चन 7.5 मिनट में हो जाएंगे, 8 मिनट मान लेते हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन है मैथ के, ओके। इसके अलावा मेरे भाई अभी बच्चे हमारे पास कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। ठीक है, अब आपने देखा यार कि अगले 15 क्वेश्चन आपने ले लिए जो 1-1 मिनट में हो या 1.5 मिनट में हो जाए,
नहीं, ऐसे भी तो क्वेश्चन होते हैं। आपने चलो 2-2 मिनट भी ले लोगे ना, तब भी आपका पेपर हो जाए, क्योंकि पेपर में टोटल 90 मिनट मिल रहे हैं और 90 मिनट आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। देखो कैसे हो जाएंगे। अब अगले इन 15 क्वेश्चनों को आपने देखा यार 1-1 मिनट में होने वाले हैं, क्योंकि टफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 5, मुश्किल से 5। वही 5 क्वेश्चन अगर आप करने बैठ जाओ तो वो आपके 3 से 4 मिनट कब खींच जाएंगे आपको नहीं पता। और अगर शुरू में ही 3-4 मिनट निकल गए और आपने टाइम देखा, अरे भाई साहब 5 से 6 मिनट हो गए, साला अब नहीं हो सकते हम पास, और वहीं बच्चे आपका जो अंदर की वो स्थिति होती है ना, सारी डाउन चली जाती है, सारे डिप्रेशन लेवल हाई हो जाता है। आपको उनसे बचना है। अब आपने वो 15 क्वेश्चन चुने जो 1 से 2 मिनट ले सकते थे, पढ़ तो आपने पहले ही लिया था, ठीक है। इन क्वेश्चनों पे आप मान लेते हैं अगर आपने 1.5 मिनट भी दिए या 2-2 मिनट अप्रोक्स आप मान लेते हैं, इन क्वेश्चनों के आप 2-2 मिनट लेकर चलते हो, 30 मिनट लग गए। बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना वैसे 30 मिनट, ठीक है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपको 2-2 मिनट लगने वाले हैं। बट मैंने सबसे लो स्टैंडर्ड वाले बच्चे लिखा है, आप लो स्टैंडर्ड के हो नहीं, इसलिए आपके लिए 20 मिनट रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने प्री क्लियर करा है, ठीक है। अब बच्चे आपके 5 क्वेश्चन। अब पहली बात तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, मुझे पूरा पेपर के हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व छोड़ भी सकता हूँ। जो इस इरादे से जाएगा वही पास होने वाला है, जो रिलैक्स पर रहेगा कि भैया मुझे तो 120 में से सिर्फ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अपना सेफ स्कोर रखना है। फिर भी आपने 5 क्वेश्चनों में से आपको 3 क्वेश्चन पता है कि भाई साहब पॉइंटों वाली कैलकुलेशन, बच्चा कह रहा है ना कैलकुलेटिव पेपर है, ठीक है मेरे बेटे, 5 में से 3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो पांचों कैलकुलेटिव है। मान लो 3 क्वेश्चनों को आप 5-5 मिनट दे दो, 3 क्वेश्चनों को 5-5 मिनट दे दो, एंड में 2 पर पेपर के, ठीक है। कितना हो गया? 8-5 13, 13 और 20 33 मिनट ही तो हुए, 33 ये हो गए, 21 मिनट यहाँ पे लग गए, ठीक है, 3 और 1 4, अभी तो 54 ही मिनट हुए हैं, ठीक है। अब तो मेरा बहुत सारा टाइम बच गया 90 मिनट बनने में। कितना टाइम बच गया? शायद 36 मिनट बच गए कि नहीं बचे? 36 मिनट बच गए। 36 मिनट में जीएस के 50 के आप 100 क्वेश्चन कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। क्यों? जीएस क्या है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भैया क्या कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपके पास बहुत सारा टाइम हुआ और एंड में जब जीएस को करोगे, जीएस को करने के लिए ना आपको मैथ्स दिमाग को बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ाना होता। आप अगर एंड में जीएस वो करोगे, मैथ्स वगैरह एंड में करोगे तो दिमाग थक चुका होगा। जब थक गया रिलैक्स पे, देखो जीएस क्या चीज़ है, जब आप थक जाते हो तब भी नॉर्मल एक कहानी की तरह आप उसे पढ़ सकते हो लेट कर, कुछ भी कि भाई उसने ये करा, फलाने ने ये करा, उस देश में ये घट गया, यहाँ की इकोनॉमी डाउन जा रही है, वहाँ की फालतू हो रही है, तो उसमें आप अपना रिलैक्स रह के भी आराम से आखिर के 36 मिनट दो, आराम से पढ़ते पढ़ते जो होता है, नहीं होता। और जब आप रिलैक्स में रहोगे ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी कर पाओगे। तो ये सारा खेल है, सबसे पहले रीजनिंग से, फिर मैथ्स से। और तरीका क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का? सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चंस, फिर उसके बाद उससे हल्के टफ वाले, और फिर जो सबसे टफ बचते हैं। बट इन क्वेश्चनों को जो सबसे टफ हैं इनके लिए पहले 5-5 मिनट देना, बिल्कुल एग्जाम खत्म होने का टाइम है तब इन्हें उठाना है। इन क्वेश्चनों को कहीं पहले ही 5-5 मिनट दे दो तो ये 15 मिनट आप पे भारी पड़ जाएंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में चीज़ आएगी कि पेपर कहाँ से आ रहा है। तो देखिए जीएस का सुन लो, जीएस के 7-8 क्वेश्चन मेरे भाई कहाँ से आ रहे हैं? हिस्ट्री से। साइंस के भी मेरे भाई शायद आ रहे हैं 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, नहीं 5 नहीं 10-11 क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के भी, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, पर करंट अफेयर में जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह की जो करंट अफेयर होती हैं, इस तरह की करंट अफेयर, और सारी करंट अफेयर 2021 के आसपास से आई है। पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग में मेरे भाई जो सबसे दिक्कत वाली चीज़ है वो है पजल, जो आप में से अगर किसी ने पढ़ी है तो अच्छी बात है। अब एक बात बताओ यार, चलो पजल टफ आ रही थी, मैंने क्या कहा आपसे, पजल टफ आ रही है, ठीक है। आप आखिरी में 30 क्वेश्चन कर चुके हो, 3 क्वेश्चनों को 2-2 मिनट दे दो। आपको लग रहा है सर 2-2 नहीं, पजल थोड़ी टफ थी, एक क्वेश्चन के लिए पजल को 3-3 मिनट चाहिए, तो 3-3 9 मिनट दे दो, नहीं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, टाइम है आप पे बहुत सारा। मैथ्स की बात करूं तो भाई मैथ्स तो भाई इजी टू मॉडरेट आ रही है, और इजी टू मॉडरेट होने का रीज़न भी ये है कि पढ़ाई इतनी सारी दी है कि बच्चों को लगता है कि यार टफ नहीं है। नहीं तो आज से 4 साल पहले ये जब एग्ज़ाम हुआ होता तो बच्चों के परखच्चे उड़ सकते थे इस एग्ज़ाम में भी, मैथ्स जो आई है इस बार। बट अब इतना सारा पढ़ा दिया गया और हर चीज़ की एक ट्रिक बता दी गई है आपको कि आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स कुछ है ही नहीं। और सच्ची में यार आपने भी खुद इतनी पढ़ ली और हमने भी खुद इतनी सारी पढ़ा दी है, ठीक है। CISI के क्वेश्चन आ रहे हैं 3 से 4 नंबर सिस्टम के, थोड़े से मेरे भाई क्या है, लोग कह रहे हैं कि थोड़े से कैलकुलेटिव टाइम, बच्चों से पूछा पर कैलकुलेटिव है तो मैंने तरीका बता दिया कैसे करने हैं, ठीक है। हाँ, पर क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं था जो आप नहीं कर सकते थे, जो तरीके बता रखे हैं उसी तरीकों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बट हर क्वेश्चन में, जैसा कल परसों मैंने एक क्वेश्चन कराया था पेपर से पहले कि आजकल CI में ना 2 क्वेश्चनों को फिट करके एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
एक ही क्वेश्चन CI का, फिर उसी में SI फिट कर देते हैं, फिर दोनों को फिट करके एक क्वेश्चन बना रहे हैं। ऐसे वाले नंबर सिस्टम के 4 से 5, ट्रिग्नोमेट्री के मेरे भाई 2 एक क्वेश्चन, ज्योमेट्री के 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज के भी मेरे भाई, परसेंटेज के भी 2, एवरेज के 2, प्रॉफिट एंड लॉस के 2, टाइम एंड वर्क के थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के 2 और टाइम डिस्टेंस के 2 एक क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका पूरा हिस्सा रहेगा जहां जहां से आपको पढ़ना है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया 2021 की जितनी भी करंट अफेयर उठा लो, क्योंकि चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे NTPC CVT 2 का पेपर है जिसका 2, 3, 5 का लेवल है। ठीक है, यहीं से पेपर आपका आने वाला है। मैक्सिमम इन चीज़ों पे फोकस कर लीजिए। पजल की बात रहेगी तो पजल के लिए ललित सर से कह दूंगा एक बेहतरीन सी क्लास ले लो, जिसमें जितनी पजल्स और जैसी भी आ सकती हैं वो सारी की सारी आपको मतलब सीख पाओ। ठीक है, तो एक पजल की क्लास करा दूंगा। GS के लिए मेरे भाई सभी टीचर हमारे बेस्ट है, आप किसी से भी पढ़ सकते हो, और मैं सभी टीचरों से कह दूंगा कि आपके लिए चीज़ें ले लेंगे। सुशील सर होंगे, चाहे कपिल सर, चाहे नऊ मैम, सबसे कह दूंगा कि भाई जो चीज़ें आ रही है मैक्सिमम उन पर फोकस करें। और मैथ्स का तो मैं आपको और सारी चीज़ें बता दूंगा, बट मैथ्स में सारा करवा रखा है पहले ही। ठीक है, जो भी एग्जाम में साफ साफ फंस रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप मेरे भाई ये सोच लीजिए कि अगर आपके 90+ हैं तो आप अपने अंदर ये घमंड मत रखो कि भैया हम तो बहुत बड़े धुआंधार बच्चे, हम तो खाई जाएंगे पेपर। आप अपने आप को नॉर्मल बच्चा समझिए कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है। अब आप कहोगे सेफ अटेम्प्ट कितना होगा, देखिए जिस तरह का पेपर आ रहा है, ठीक है, चाहे 90+ वाले अगर रो रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने दिमाग को ना एकदम रिलैक्स पर, ये भाई साहब 120 में से 100 भी कर दिए तो भी आपका सिलेक्शन है। जब आप ये सोच के जाओगे ना कि 120 में से 100 भी कर दिए तो आप 110 कर पाओगे, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। 100 की सोच के जाओगे तो 110 भी कर दोगे। क्यों? रिलैक्स रह के जितना आप एग्जाम दोगे। देखिए एग्जाम को अगर आपको 100% क्लियर करना है, उसके लिए 2 चीज़ें आपको करनी चाहिए। हर बच्चे के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो वो 2 चीज़ें करनी चाहिए। और वो 2 चीज़ें क्या हैं, देखिए पहली चीज, एग्जाम से 15 दिन पहले, और अगर आपने ये नहीं करा तो आप 100% फेल होने वाले हैं। एग्जाम से 15 दिन पहले जिस भी चीज़ का एग्जाम है, जैसे किसी का ग्रुप डी का, जैसे किसी का NTPC CVT 2 का है, आप या किसी का CGL CHSL है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सबको पकड़िए। उनके जो पेपर आए थे उनको प्रैक्टिस सेट मान लो, या जो आपके पास प्रैक्टिस सेट हो, उन सभी प्रीवियस ईयर पेपरों को पकड़ो और पूरे को सॉल्व करने लग जाओ। पहले रीजनिंग मैथ GS, रीजनिंग मैथ GS, टाइम के साथ, टाइम के अंदर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसा उस जो भी उस पेपर का टाइम रहा होगा उस टाइम के अंदर सॉल्व करना है। और उसके बाद उस टाइम में जितना भी सॉल्व हो पाए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी गलती जो बच्चा कर रहा होता है वो क्या करता है। आप मुझे एक नॉर्मल सी बात बताइए, कोई बच्चा पूरी रात पढ़ता है, कोई बच्चा पूरे दिन में पढ़ता है, कोई बच्चा दोपहर में सोता है, कोई मेरे भाई किसी टाइम सोता है, सबका अलग अलग तरीका पढ़ने का, वो एक अलग चीज़ है। पर 15 दिन पहले ना जो कर रहा था वो सब चीज़ें छोड़कर 15 दिन पहले एक तरीके से काम करो। आपको पता है सुबह पेपर 9-10 बजे करीब स्टार्ट होता है, हर एक पेपर की बात कर रहा हूँ, कोई 9:30 बजे हो रहा है, कोई 10:30 हो रहा है, बट 9-10 बजे करीब स्टार्ट होता है कभी। और दूसरी शिफ्ट की बात करें तो 1 से 2 बजे के करीब दूसरी शिफ्ट पहुँच जाती है। तो आप ना डेली घर पे 2 पेपर लगाओ, एक सुबह एक दोपहर में, क्योंकि अगर आपको दोपहर में सोने की आदत है और आप किसी दिन किसी बैंक जाते हो तो वहाँ भी आपको नींद आती है, उबासियाँ आती हैं, यानी आपका दिमाग उस समय डीएक्टिव है, यानी उतना वर्क नहीं करने की उसे आदत। ऐसा नहीं वो पढ़ाई नहीं कर रहा पूरी रात, पर वो उस समय दोपहर में उसे सोने की आदत है, वो डीएक्टिवेट हो चुका, उस समय इतना काम नहीं कर सकता। परंतु मेरे भाई, अगर आप डेली सुबह 9 या 10 बजे करीब एक पेपर लगा रहे हो और दोपहर में 1 या 2 बजे करीब पेपर लगा रहे हो, तो पहली बात तो आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा, उसे आदत पड़ जाएगी कि वो उस समय बहुत तेज़ी से काम कर सकता है। पहली बात तो एक्टिव हो गया। अब किसी भी टाइम आपका पेपर है, आपका दिमाग उसके लिए पहले से तैयार है। दूसरी चीज़ जो बड़ी गलती करता है बच्चा, देखिए होता क्या, एक्टिव दिमाग हो गया। अब दिमाग एक्टिव है, आप पढ़ाई कर रहे हो, घर पे बैठे हो, 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरे क्वेश्चन में सोच रहा है यार वो कैसी हो गया, वो कैसा होगा यार, पहले ज़िंदगी कितनी अच्छी थी, फिर 4 क्वेश्चन सॉल्व करें। जब आप टाइम लगा के कोई प्रैक्टिस सेट पेपर लगा रहे होते हो तो उस कंडीशन में, जैसे आपका ये समझ लो 2 घंटे का कोई सेट है, तो 2 घंटे लगातार आपका दिमाग रेगुलर चलता है। आप मान लीजिए 90 मिनट का कोई पेपर आपने सॉल्व करा, तो 90 मिनट लगातार दिमाग चलेगा, लगातार, यानी 1 सेकंड का ही ब्रेक लिए बगैर। और यही खेल पेपर में होता है कि आपको 1 सेकंड का ही ब्रेक नहीं लेना होता, दिमाग की सारी तंत्रिकाएं फटने हो जाती हैं अगर आपने पहले ही इस पे वर्क नहीं करा। तो आपको लगातार 90 मिनट के बहुत सारे पेपर आज से ही सॉल्व करने
पढ़ेंगे और करने चाहिए। आज से ही आप 90 मिनट के बहुत सारे पेपर सॉल्व करने मेरे भाई लग जाओ, बहुत सारे, जितने हो सके 90 मिनट के सारे पेपर सोल्व कर दो, जिससे कि आपको लगातार 90 मिनट तक अपने दिमाग को दौड़ाने की आदत पड़ जाए। और साथ में उसके बाद मेरे भाई चाहे वो रीजनिंग हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जो जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधारो। भाई रीजनिंग में ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, कहाँ कमी रह गई, मैं क्या सोच रहा था, क्वेश्चन किस हिसाब से सही हुआ है, ये सारी चीज़ें, मैथ में कहाँ कमी रहेगी, जीएस में, बस उसके आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी बेसिक बातें, जो सभी बातें मेरे भाई आपको समझनी होंगी, ये छोटी छोटी सी बातें हैं पर आपके लिए बहुत मोटी मोटी बातें हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से आप फेल और पास हो सकते हो, और आज से ही लग जाओ, प्रैक्टिस सेट तो सबसे ज़रूरी है। ठीक है, और रोज़ रात 9 बजे यूट्यूब पर मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, वहाँ पर पढ़ें, और बहुत सारे टीचर हमारे पढ़ा रहे हैं, सबसे पढ़िए। ओके बाय, लव यू। और मेरे भाई देखिए प्लीज़ इस वीडियो को हर एक बच्चे तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत मतलब रामबाण हो सकती है। बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई तो बहुत कर ली पर तरीका नहीं पता कि किस तरह से युद्ध जीतना है। भाई साहब ताकतवर हो आप, पर आपको ये नहीं पता ना युद्ध की रणनीति क्या है। ये रणनीति है, इसे सोच समझ के सभी के साथ शेयर कर दो कि इस तरह से ही चीज़ों को सोच समझ के करें। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।